दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन एग्जाम मिशन पर। तो दोस्तों हमारे चैनल पर लेखपाल की तैयारी चल रही है, वो भी इस चैनल पर आपकी रिवीजन की क्लासें आपकी दी जा रही हैं। ग्रामीण परिवेश का टेस्ट सॉल्व करेंगे और हम आपको यहाँ पर सॉल्व करा रहे हैं जो कि आपकी घटना चक्र का ग्रामीण परिवेश है। इसमें कुछ आपके ऑब्जेक्टिव हैं और आपकी कंप्लीट आपकी थ्योरी है। हर एक वीडियो में कुछ आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी मिलेंगे और आपके यहाँ पर थ्योरी भी मिलेगी, जिससे आपको ये भी होगा कि आपके ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट होंगे और आप थ्योरी भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो ये सीरीज को डेली डेली यहाँ पर पढ़ते रहिएगा। प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, तो प्लेलिस्ट के माध्यम से हर एक पार्ट को देखते जाइए, क्योंकि हमने यहाँ पर पार्ट नंबर आपके डाल दिया है, जिससे आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो और आसानी से हर एक तरीके से यहाँ पर ग्रामीण प्रवेश कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख सकते हैं हम आपको डेली यहाँ पर 3 बजे मॉडल पेपर भी देते हैं, तो आप लोग मॉडल पेपर भी सॉल्व करते रहिएगा। ठीक है, चलिए गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद सभी को, जय हिंद। आज हम लोग यहाँ पर लेखपाल से संबंधित कार्य विभागीय जानकारी, चकबंदी, राजस्व विभाग के बारे में अच्छी तरीके से यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहले इसका हम लोग आज ऑब्जेक्टिव टेस्ट लगाएंगे और इसके बाद इसी के हम लोग थ्योरी देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, कह रहा है जमाबंदी से क्या तात्पर्य है। देखते हैं कि आप लोग मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं तो ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए बताइएगा जमाबंदी से क्या तात्पर्य है। चलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए ऑप्शन आने शुरू हो गए हैं। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ए नंबर, बी नंबर। तो देखिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर बनेगा वो आपका बनेगा कौन सा, ए नंबर हो जाएगा कि जमाबंदी से तात्पर्य होता है भू अधिकारों के प्रलेख से होता है। किससे? भू अभिलेखों के या भू अधिकारों के प्रलेख से होता है। तो ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा। देख सकते हैं जमाबंदी भारत में प्रयुक्त शब्द है। क्या? जमाबंदी भारत में प्रयुक्त शब्द है जिसका संबंध है भू अधिकारों के प्रलेख से होता है, अर्थात यह एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें तहसील से संबद्ध प्रत्येक गांव के भूमिकार प्रलेखों का क्या होता है, ब्यौरा रहता है। तो इसे क्या हुआ, इसकी थ्योरी भी कंप्लीट हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। तो चलिए यहाँ पर आपका जवाब देना है, आपका क्या हो जाएगा। चलिए उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, 1945, 1947 या यहाँ पर आपका 1952 या 1956। तो देखो हम आपको आंसर बता दे रहे हैं, इसका राइट आंसर आपका ए नंबर ही हो जाएगा कि आपके 1945 में ये पारित हुआ था। याद रखिएगा 1945 में पारित हुआ था, लेकिन 1946 में क्या, 1946 में क्या हुआ था, लागू हुआ था। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है पारित वाला, तो 1945 और लागू हुआ तो 1946। तो ये पॉइंट को भी यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये पॉइंट आपको दे दिया है, पारित हुआ था आपका 1945 में और लागू हुआ था 1946 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक अर्थात मीटिंग होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर बताइए कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा भाई। ठीक है, यहाँ पर जितने लोग जुड़ चुके हैं सब लोग भाई वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। देखिए यहाँ पर दिया है उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की मीटिंग अर्थात बैठक होनी चाहिए। तो देखो आपको कई बार पढ़ाया गया है ना, यहाँ पर 2 मीटिंग होनी आवश्यक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। 2 बार, क्या 2 बार होता है। देख सकते हैं कि प्रत्येक ग्राम सभा प्रत्येक 2 सामान्य बैठकें होंगी। पहली खरीफ की बैठक जो खरीफ की फसल कटने के तुरंत बाद होती है ना, मतलब क्या होता है खरीफ की फसल जब कट जाती है उसके तुरंत बाद होती है आहूत, मतलब बुलाई जाती है। दूसरी रबी की फसल जो रबी की फसल कटने के बाद तुरंत बाद होती है, मतलब ये है कि फसल कटने के बाद ये बुलाई जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है, खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है। चलिए 4 नंबर का जवाब दीजिएगा कि खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है। कानून को लेखपाल, पटवारी, तहसीलदार, उप विभागीय मजिस्ट्रेट अर्थात एसडीएम कौन करता है। यहाँ पर 4 का जवाब दीजिएगा। तो देखो यहाँ पर जो आपका यूपी है, क्या यूपी में क्या है, इसे हम लोग यहाँ पर लेखपाल बोलते हैं, लेकिन यही आपका राजस्थान है, वहां पर अभी भी क्या पटवारी बोला जाता है। क्या वहां पर अभी भी पटवारी बोला जाता है। तो इसके अनुसार से आपको लेखपाल ही सही करना है, क्योंकि आप लोग यूपी लेखपाल का पेपर देंगे, है ना। तो यूपी लेखपाल का पेपर देंगे तो आपको लेखपाल लगाना है। यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया है, ये 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन अपवाद में किस हिसाब से ये आपका जो क्वेश्चन आपका रखा गया है प्रीवियस ईयर, ये आपके राजस्थान का है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, लेकिन आपको लगाना क्या है, मात्र जिस ऑप्शन में लेखपाल हो उसी को लगाना है, याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, भूमि की पैमाइश अर्थात नाप का काम जो करता है वो कौन सा विभाग करता है। भूमि की पैमाइश अर्थात नाप का जो कार्य करता है वो कौन सा विभाग करता है। यहाँ पर आपको जवाब देना है, शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, राजस्व विभाग या भू प्रबंधन विभाग। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा 5 नंबर में।
तो चलिए 5 का आंसर यहाँ पर देखिए आने शुरू हो गए हैं। यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा, राजस्व विभाग करता है कौन, राजस्व विभाग। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख सकते हैं ये पॉइंट आपको दिया गया है। इसमें देख सकते हैं कि राजस्व विभाग में यहाँ पर लेखपाल व कानूनगो के माध्यम से भूमि प्रबंधन के अंतर्गत भूमि संबंध में जो समायोजन है, भूमि उपयोग निरीक्षण है, सार्वजनिक स्वामित्व को बनाए रखने का कार्य इसमें से आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भूमि का उपयोग करने के एवज में किसानों से वसूल किया जाने वाला जो आपका टैक्स वो आपका कौन सा है। चलिए, भूमि का उपयोग करने के एवज में किसानों से जो वसूल किया जाता है वो टैक्स वो आपका कौन सा है। चलिए, यहाँ पर आयकर होगा, विक्रय होगा, लगान होगा या उपकर होगा। तो आप देखते हैं मूवी भी देखे होंगे लगान, क्या देखे, लगान मूवी देखे ना, तो ये लोगों को चुकाना पड़ता था लगान, है ना, अर्थात राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर राइट हो जाएगा, सी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है जमाबंदी तैयार की जाती है, जमाबंदी तैयार की जाती है कितनी प्रतियों में की जाती है, 8, 4, 2 या 6। तो यहां पर याद रखिए जमाबंदी होती है वो 2 प्रतियों में, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। 2 प्रतियों में आपकी यहां पर कह सकते हैं तैयार की जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, और इन रिकॉर्डों का रखरखाव तहसीलदार द्वारा प्रत्येक गांव के लिए किया जाता है। ठीक है, इसमें भूस्वामी, भूमि क्षेत्र इत्यादि का ब्यौरा होता है। जमाबंदी की 2 प्रतियां बनाई जाती हैं, जिनमें से एक सरकार के पास होती है ना, जिनमें से एक सरकार के पास होती है और दूसरी पटवारी के पास रखी होती है। तो ये भी पॉइंट याद रखिए, 2 प्रतियों में एक सरकार के पास होती है, दूसरी पटवारी के पास रखी जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, भूमि के विक्रय के समय मुद्रांक शुल्क लगाया जाता है। तो आप देखते हैं कि आप जमीन लेते हैं या जमीन बेचते हैं, उसमें भी क्या होता है, मुद्रांक लगे होते हैं, अर्थात किस आधार पर लगाए जाते हैं। चलिए, यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो देखो यहां पर दिया गया है भूमि के आकार के आधार पर, भूमि की कीमत के आधार पर, भूमि की किस्म के आधार पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से राइट आंसर बताना है। तो देखिए यहां पर दिया गया है भूमि की बाजार कीमत या अनुबंध मूल्य, है ना, मतलब भूमि की कीमत होती है, कीमत तो होती है। देखिए यहां पर जो आपका आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा, तो देखो इसका यहां पर जो आंसर है वह इनमें दिया है, इनमें से कोई नहीं। क्या दिया है, इनमें से कोई नहीं। लेकिन इसकी जो थ्योरी पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इसका होना क्या चाहिए, इनमें से होना क्या चाहिए। यहां पर उपयुक्त में से कोई नहीं दिया है, लेकिन इसकी थ्योरी पढ़िए तो आपको लगेगा कि इनमें से सभी होना चाहिए। क्या, इनमें से सभी होना चाहिए। फिर भी हम लोग थ्योरी इसकी देख लेते हैं। यहां पर दिया है कि मुद्रांक शुल्क अर्थात स्टाम्प शुल्क भारत में भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1999 के अनुच्छेद 13 के आधार पर आरोपित किया जाता है। स्टाम्प शुल्क के आधार पर आरोपित यहां पर देख सकते हैं उस आशय दस्तावेज से जो भूमि की बिक्री, देखो यहां पर दिया है भूमि की बिक्री को प्रमाणित करता है। स्टाम्प शुल्क भूमि की बाजार कीमत, क्या दिया है, भूमि की बाजार कीमत या अनुबंध मूल्य, मतलब दोनों में जो भी ज्यादा हो उस पर लगाया जाता है। भूमि की बाजार कीमत, क्या, भूमि की बाजार कीमत अगर दिया है तो आपको करना है, इसका मतलब है कि इसका जो ऑप्शन था वो यहां पर आपका सही था, इनमें से कोई नहीं है। तो लगाया किसमें जाता है, लगाया जाता है भूमि की बाजार कीमत या अनुबंध मूल्य, दोनों आपका होगा। तो ऐसा ही ऑप्शन यहां पर होगा। ठीक है, बाजार में उसकी कीमत क्या है, मान लीजिए हम यहां पर गांव में रहते हैं तो गांव की जो भूमि है उसकी कीमत अलग होगी, सिटी में रहते हैं तो सिटी की कीमत अलग रहेगी, इसलिए यहां पर बाजार शब्द आपको लगा दिया है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है। मान लो बहुत लोग कहते हैं कि कीमत के आधार पर अर्थात आकार दिया है, मान लो 1 बीघा, लेकिन वही अगर जमीन एक सिटी में दिए है 1 करोड़ की होगी, लेकिन 1 बीघा वही गांव में क्या होगा, 4 लाख या 5 लाख या 10 होगा। मतलब ये बाजार कीमत पर डिपेंड करता है। तो आप लोग समझ सकते होंगे कि अब आपका क्या होगा कि स्टाम्प शुल्क भूमि की बाजार कीमत पर लगाते हैं। ठीक है ना, क्लियर रहेगा, ये पॉइंट आपको हमेशा याद रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि धरातल पर मापी गई क्षैतिज दूरियां, कोणों एवं ऊंचाइयों को मानचित्र पर प्रदर्शित करने की कला को क्या कहते हैं। चलिए यहां पर बताइएगा, कह रहे धरातल पर मापी गई क्षैतिज दूरियां, कोणों एवं ऊंचाइयों को मानचित्र पर दर्शाने की कला को क्या कहते हैं। चाहे क्षैतिज दूरी हो या कोण हो चाहे ऊंचाई हो, है ना, तो इसका आपका क्या हो जाएगा। तो चलिए यहां पर आपको जवाब देना है 9 नंबर में। तो 9 का ऑप्शन क्या बनेगा भाई, इसे बोलते हैं हम लोग सर्वेक्षण कला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे सर्वेक्षण कला बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, जो भी करना है अभी यहाँ पर पढ़ाई करिए, जो भी किसी प्रकार का कमेंट या आपको पूछना है इस वीडियो के बाद में पूछ सकते हैं लगातार। ठीक है, लेकिन पढ़ाते समय अगर आप लोग कमेंट ही करते रहेंगे, आपके कमेंट का
जवाब देंगे तो फिर अदर चैनल और हमारे चैनल में क्या अंतर रहेगा बताइए। बड़े बड़े चैनल और हमारे छोटे चैनल में क्या अंतर रहेगा अगर हम आपके जवाब देते रहेंगे। फिर क्या होगा कि पढ़ाई डिस्टर्ब होगी और एक छोटी सी क्लास 1 घंटे की क्लास बन जाएगी, फिर हमारे चैनल कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर देखो दिया है एक कृषि खेत के मापन की सर्वोत्तम विधि क्या होती है। एक कृषि खेत के मापन की सर्वोत्तम विधि क्या होती है, यहां पर आपको आंसर देना है। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से जवाब दीजिएगा। चलिए देखो यहां पर 10 का ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, जरीब द्वारा। हमने आपको बताया था कि सबसे सर्वोत्तम माप होती है क्या, जरीब द्वारा माप की जाती है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहां पर ए नंबर राइट हो जाएगा, जरीब द्वारा आपकी होती है। याद रखिए देखो यहां पर आपको पता है कि उत्तर पश्चिमी सीमांत में प्राचीन समय में कृषि खेत के मापन में एक जंजीर का प्रयोग किया जाता था, इसे ही जरीब कहते थे। यह जरीब 55 गज या 20 नाट के बराबर होती है। एक जरीब के वर्ग को 1 बीघा भी कहते हैं, अर्थात एक जरीब वर्ग है तो उसे 1 बीघा कहते हैं। याद रखिए, ठीक है, इसका थ्योरी का स्क्रीनशॉट लेते रहिए। अब यहां पर देखते हैं हम लोग थ्योरी में आ चुके हैं, तो आपको क्या करना है, कमेंट पर ध्यान नहीं करना है, आपको अच्छे से सुनना है। ठीक है, सुन लोगे तो तुरंत याद हो जाएगा, कठिन नहीं है। जो जो पढ़ना है उतना ही हमने हाईलाइट किया और कुछ नहीं पढ़ना है। चलिए यहां पर दिया है राजस्व विभाग। राजस्व विभाग में राजस्व सचिव शाखा के अंतर्गत निम्नलिखित 5 विभागाध्यक्ष होते हैं। याद रखिए राजस्व विभाग में राजस्व सचिव शाखा के अंतर्गत 5 विभागाध्यक्ष होते हैं। पहला राजस्व परिषद, नंबर 2 चकबंदी आयुक्त, नंबर 3 राहत आयुक्त, नंबर 4 निदेशक भूमि अध्यापित उत्तर प्रदेश, 5वां है प्रमुख संपादक जिला गजेटियर। ये आपके 5 विभागाध्यक्ष होते हैं किसके, राजस्व विभाग में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट आपसे अगला है, ये सभी विभागाध्यक्ष लखनऊ में है, अर्थात जितने भी विभाग हैं इन सबका जो कह सकते हैं विभाग जो स्थित है वो आपके लखनऊ में है। ठीक है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजस्व विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। कौन संभाल रहे हैं, तो आपके मतलब योगी आदित्यनाथ राजस्व विभाग को संभाल रहे हैं, जिम्मेदारी इनके अंडर में आपकी है। अगला यहां पर दिया है राजस्व परिषद। देखिए उत्तर प्रदेश में मालगुजारी से संबंधित न्यायिक कार्यों की सबसे बड़ी जो संस्था है वो आपकी कौन सी है। यह ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में मालगुजारी से संबंधित न्यायिक कार्यों की सबसे बड़ी जो संस्था है वो आपकी कौन है, तो आपकी राजस्व परिषद है। ठीक है, राजस्व परिषद, ये पॉइंट को नोट करिएगा। अगला पॉइंट दिया गया है कि राजस्व परिषद और राजस्व प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण क्या है, विभाग है। ठीक है, अगला पॉइंट दिया है कि राजस्व परिषद की स्थापना कब की गई थी, तो आपके 1831 में, और कहां पर, तो आपके इलाहाबाद में। याद रखिए राजस्व परिषद की स्थापना 1831 में इलाहाबाद में की गई थी, लेकिन मुख्यालय कहां पर है, मुख्यालय इसका कहां पर है, तो आपके लखनऊ में है। देखो यहां पर दिया गया अगला पॉइंट कि राजस्व परिषद राजस्व न्यायालयों का शीर्ष न्यायालय होता है। जो राजस्व परिषद है वो राजस्व न्यायालयों का शीर्ष न्यायालय होता है। अगला है राजस्व परिषद के निर्णय उच्च न्यायालय के निर्णय की भांति सारे राजस्व न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं। जिस प्रकार से उच्च न्यायालय के जो निर्णय होते हैं, है ना, वो क्या होते हैं, बाध्यकारी होते हैं, उसी प्रकार राजस्व परिषद के निर्णय उच्च न्यायालय के निर्णय की भांति क्या होते हैं, सारे राजस्व न्यायालयों पर बाध्यकारी हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो दिया है राजस्व परिषद के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्य सरकार करती है। याद रखिए कौन करता है, राज्य सरकार करती है। अगला पॉइंट है राजस्व परिषद के सदस्य कमिश्नरों से ही नियुक्त किए जाते हैं। किससे, तो आपके कमिश्नरों से ही नियुक्त किए जाते हैं। अगला पॉइंट है कि राजस्व परिषद के कार्यों को कितने रूपों में बांटते हैं, तो सामान्य रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला पॉइंट दिया है प्रशासनिक और दूसरा है यहां पर न्यायिक। अगला पॉइंट दिया गया है प्रशासनिक कार्यों में क्या होता है, प्रशासनिक कार्यों में बंदोबस्त में भूमि अभिलेखों का रखरखाव, मालगुजारी और अन्य देवों की वसूली होती है, भूमि अर्जन आदि आते हैं किसमें, प्रशासनिक कार्यों में। न्यायिक कार्यों में क्या होता है, अपीली, निगरानी, पुनर्विलोकन आदि आता है, न्यायिक कार्यों में होता है। ठीक है, अगला पॉइंट दिया गया है राजस्व परिषद का मुख्यालय। देखिए यहां पर राजस्व परिषद का मुख्यालय कहां पर, इलाहाबाद में है। ठीक है, राजस्व परिषद का मुख्यालय कहां पर है, आपके इलाहाबाद में है। देखो यहां पर एक पॉइंट दिया गया है कि स्वतंत्रता के बाद 1947-48 में राजस्व परिषद के प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों को अलग कर दिया गया। मतलब जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो आपके 1947-48 में जो राजस्व परिषद है ना, राजस्व परिषद के जो प्रशासनिक कार्य और न्यायिक कार्य हैं उनको अलग कर दिया। तो ये डेट आपको याद रखना है, ये डेट आपको याद रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट दिया गया है प्रशासनिक शाखा को लखनऊ ले जाया गया।
और न्यायिक शाखा को इलाहाबाद, वर्तमान में प्रयागराज। याद रखिए, प्रशासनिक शाखा जो आपकी है वो लखनऊ और न्यायिक शाखा जो आपके है वो इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज में आपके बनाए गए हैं। ठीक है, और ये व्यवस्था अभी भी आपकी जारी है। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है, वर्तमान में राजस्व परिषद में एक अध्यक्ष, 2 प्रशासनिक और 7 अन्य न्यायिक सदस्य हैं। अगर पूछे कि वर्तमान में राजस्व परिषद में कौन कौन है, तो एक आपका अध्यक्ष होगा, 2 प्रशासनिक होंगे और 7 न्यायिक सदस्य आपके हैं। तो ये भी पॉइंट आपको नोट कर लेना है। अगला पॉइंट दिया गया है, राजस्व परिषद के अंतर्गत मंडलायुक्त, जिलाधिकारी एवं उसके अधीन समस्त राजस्व प्राधिकारी आते हैं। ठीक है ना, याद रहेगा, राजस्व परिषद के अंतर्गत मंडलायुक्त, जिलाधिकारी और उसके अधीन समस्त राजस्व अधिकारी आते हैं। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि मंडला आयुक्त को सहयोग देने के लिए अपर मंडलायुक्त को यहाँ पर होते हैं, अर्थात जो मंडला आयुक्त होते हैं उनको सहयोग देने के लिए अपर मंडलायुक्त होते हैं। जिला अधिकारी के अंतर्गत यहाँ पर देख सकते हैं, जिला अधिकारी के अंतर्गत अपर जिलाधिकारी एडीएम, उप जिलाधिकारी है ना एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और लेखपाल आते हैं। याद रखिएगा। अगला पॉइंट दिया गया है कि राजस्व परिषद के अधीन सर्वेक्षण और अभिलेख क्रियाएं आपकी होती हैं, अर्थात जो सर्वेक्षण और अभिलेख क्रियाएं होती है वो किसके अधीन, तो आपके राजस्व परिषद के ही अधीन होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे राजस्व परिषद के प्रशासनिक सदस्य प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों का संपादन करते हैं, अर्थात जो राजस्व परिषद के जो प्रशासनिक सदस्य हैं वो प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों का संपादन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, राजस्व परिषद के न्यायिक सदस्य राजस्व विवादों का क्या करते हैं, निस्तारण करते हैं। क्या करते हैं, निस्तारण करते हैं। और अगला पॉइंट दिया गया है, इनके यहाँ उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम के अंतर्गत राजस्व विवादों का क्या किया जाता है, निस्तारण किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश के भू राजस्व के अंतर्गत राजस्व विवादों का निस्तारण परिषद के लखनऊ मुख्यालय पर माननीय अध्यक्ष और प्रशासनिक सदस्यों द्वारा किया जाता है। अर्थात जो उत्तर प्रदेश है उसके भू राजस्व से संबंधित जितने भी राजस्व विवाद हैं अर्थात विवाद हैं वो आपके लखनऊ पर ही आपके होते हैं। ठीक है, और इसमें माननीय अध्यक्ष और प्रशासनिक सदस्यों द्वारा यहाँ पर किया जाता है। आगे आते हैं। पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर चकबंदी से संबंधित। तो देखिए यहाँ पर चकबंदी से संबंधित आपको दिया गया है कि चकबंदी निदेशक के बारे में, उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना का प्रारंभ कब किया गया, तो उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना का प्रारंभ 1954 में किया गया। कहां से किया गया, तो मुजफ्फरनगर की कैराना तहसील से किया गया। वह सुल्तानपुर जिले के मुसाफिर खाना तहसील से हुआ था। तो याद रखिएगा, आपको 2 पॉइंट याद रखना है। चकबंदी योजना 1954, चा से चकबंदी है ना, चा से 54। तो चकबंदी योजना 1954 में मुजफ्फरनगर जिले की कैराना तहसील व सुल्तानपुर जिले की मुसाफिर खान तहसील से हुआ था। तो ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है। अगला पॉइंट आपसे दिया है कि जब सफल परीक्षण हो गया, अर्थात चकबंदी का जब सफल परीक्षण हो गया तो उसके उपरांत चकबंदी योजना को 1958 से संपूर्ण प्रदेश में लागू किया गया। अर्थात पूरे उत्तर प्रदेश में जो लागू हुआ था वो 1958 से आपके कह सकते हैं चकबंदी प्रक्रिया लागू हो गया था। ठीक है ना, याद रखिएगा कि चकबंदी योजना के संचालक हेतु चकबंदी संचालक आयुक्त के अधीन चकबंदी विभाग का गठन किया गया। किसका, चकबंदी विभाग का गठन किया गया। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट आपसे दिया गया है कि जनपद स्तर पर चकबंदी प्रक्रिया के सुचारू रूप से संचालन हेतु किसे रखते हैं, जिला उप संचालक चकबंदी, उप संचालक चकबंदी, सहायक संचालक चकबंदी, बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी, किसके, जनपद स्तर पर इनको रखा जाता है। उसके साथ में सहायक बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी, चकबंदी अधिकारी, सहायक चकबंदी अधिकारियों की नियुक्ति के कार्य के सापेक्ष में प्रावधान यहाँ पर किया गया है। ठीक है, अगला यहाँ पर दिया गया है कि चकबंदी प्रक्रिया राज्य सरकार की कैसी योजना है, कल्याणकारी योजना है। आईएमपी पॉइंट आपको दिया है, याद रखिएगा कि चकबंदी प्रक्रिया राज्य सरकार की कल्याणकारी क्या है, एक योजना है। याद रखिएगा, ठीक है, जो कि प्रत्येक कटक के काश्तकारों, जनता व प्रतिनिधियों तथा भूमि प्रबंधन समिति की सहभागिता से क्या होती है, संपादित की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है कि अधिकतम सहभागिता एवं पारदर्शिता हेतु कटक के लिए एक चकबंदी समिति गठित की जाती है जिसमें कम से कम 5 और अधिक से अधिक 11 सदस्य होते हैं। ये आपका एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा, ये पूछा गया है कि कम से कम कितने, तो आपके 5 और अधिकतम कितने सदस्य, तो 11 सदस्य आपके होते हैं जो आपकी एक चकबंदी समिति गठित की जाती है उसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है कि चकबंदी लेखपाल चकबंदी आयुक्त के क्या होते हैं, अधीन होते हैं। याद रखिए, चकबंदी लेखपाल चकबंदी आयुक्त के क्या होते हैं, अधीन होते हैं, जबकि राजस्व लेखपाल जिला अधिकारी के अधीन होते हैं। ठीक है, याद रखिए, राजस्व लेखपाल जिला अधिकारी के अधीन होते हैं,
जनपद स्तर पर चकबंदी का सर्वोच्च अधिकारी जिला उप संचालक चकबंदी है। अगर पूछे जनपद स्तर पर चकबंदी का सर्वोच्च अधिकारी कौन है, तो जिला उप संचालक चकबंदी है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको नोट कर लेना है। और आगे बढ़ते हैं, पॉइंट आपसे दिया है कि चकबंदी प्रक्रिया किसी ग्राम के पिछले बंदोबस्त के आधार पर की जाती है। आप देखते होंगे कि चकबंदी में क्या होती है, किसी के खेत कम होते हैं, किसी के खेत ज्यादा होते हैं, मतलब वास्तविकता उसमें नापजोख होती है, नालियां निकाली जाती है ना, वही चीज दिया है। इसलिए चकबंदी प्राधिकारी खेतवार पड़ताल के समय इस बात का आकलन करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पॉइंट दिया है, देखिए ये पॉइंट दिया है, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 132 की भूमि के संबंध में जांच की जाती है। याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश जमीनी विवाद है ना, विनाश है, भूमि व्यवस्था है, ये अधिनियम आया था, एक धारा था 132 के तहत इसकी जांच की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है, अत्यधिक समय हो जाने के कारण किसी ग्राम के नष्ट हो चुके। आप देखते हैं कि बहुत पुराना समय हो जाता है, मतलब कह सकते हैं कोई कोई गांव होते हैं जो खंडहर हो जाते हैं, क्या होते हैं, बहुत ऐसे गांव होते हैं जो खंडहर हो जाते हैं। तो वही चीज दिया है कि अत्यधिक समय हो जाने के कारण किसी ग्राम के नष्ट हो चुके स्थायी सीमा चिन्हों को चकबंदी प्रक्रिया के अंतर्गत पुनर्स्थापित किया करते हुए तथा सीमा को यथा स्थान सुनिश्चित करना चकबंदी प्राधिकारियों का दायित्व होता है। उस गांव को कह सकते हैं पुनः तरीके से उसे क्या करना है, सही करना है, ये चकबंदी के तहत ये आपका होता है। अगला पॉइंट दिया गया है कि किसी ग्राम में चकबंदी प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक चक को चक, रोड तथा नाली प्रतिष्ठित की जाती है। मतलब आप देखते हैं कि कोई अगर खेत है जहां के लिए कोई नाली नहीं है या कोई रोड नहीं है, तो उसके लिए चकबंदी प्रक्रिया में ही यहाँ पर चक रोड में यहाँ पर रोड निकाल देते हैं, उसके लिए नाली भी दी जाती है। ठीक है, ये चकबंदी प्रक्रिया में ही होता है। चकबंदी प्रक्रिया में ग्राम के चारों ओर परिपथ का निर्माण किया जाता है, जिससे कृषक गणों या ग्रामीण जनता का आवागमन सरल हो सकता है। ठीक है, ये सब क्या होता है, चकबंदी से ही होता है। अगला पॉइंट दिया है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए चकबंदी प्रक्रिया में भूमि की व्यवस्था, उनका सीमांकन सुनिश्चित किया जाता है, यथा स्कूल, चिकित्सालय, सामुदायिक केंद्र, खेल का मैदान, पशु चिकित्सालय आदि। मतलब कह सकते हैं कि जब चकबंदी होती है तो स्कूल, चिकित्सालय, सामुदायिक केंद्र देखते हैं, यहाँ पर मिलन केंद्र जैसे आपके हैं ना, यहाँ पर खेल का मैदान, ये सब क्या करते हैं, उस गांव के लिए निकाले जाते हैं जब चकबंदी होती है तब की जाती है। अगला पॉइंट दिया है कि भविष्य के आबादी के प्रसार के लिए भूमि आवंटित की जाती है। मतलब आगे चल के क्या होगा, जनता बढ़ेगी तो उसके लिए भी क्या होता है कि जमीन को एक अलग तरीके से निकाल लिया जाता है ना, जिसमें से आपके और भी घर बनाए जाते हैं। ये सब चकबंदी प्रक्रिया में क्या होता है, बनाए जाते हैं। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और बचा है। राजस्व, ग्राम की खतौनी, खसरा तथा सजरा का नवीकरण किया जाता है। अर्थात राजस्व, ग्राम की खतौनी, खसरा, सजरा का नवीकरण किया जाता है। अर्थात जो पुराने आपकी क्या है, खतौनी है, खसरा है, सजरा है, इसका क्या करेंगे, नवीकरण किया जाता है, जिससे कि लंबे समय तक रख रखाव किया जा सके, लंबे समय तक रख रखाव किया जा सके। ठीक है, और यहाँ पर एक पॉइंट और भी दिया है कि चकबंदी प्रक्रिया के बारे में कुछ पॉइंट मिलेगा कि जब राज्य सरकार जोत चकबंदी अधिनियम की धारा 4 का ए और 4 का 2 के अंतर्गत ग्रामों में चकबंदी कराने हेतु विज्ञापन जारी करता है। अर्थात अगर आपके गांव में चकबंदी करना है ना, तो उसके लिए एक विज्ञप्ति जारी होती है। ये विज्ञप्ति जारी होती है धारा 4 के फर्स्ट और 4 के 2 के तहत, ये चकबंदी का जो कह सकते हैं विज्ञप्ति जारी हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट आपके रहे हैं जो आपके चकबंदी और आपके राजस्व न्यायालय को, जो लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि किताबों से नहीं पढ़ सकते हैं, जो लोग किताबों से नहीं पढ़ सकते हैं कि हम क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, है ना, कैसे पढ़ें और कैसे ना पढ़ें, इसके लिए भी आपको व्यवस्था की गई है। हमारा ऐप है देव जीके ट्रिक, हमारा ऐप है देव जीके ट्रिक, वहां पर आपको इस प्रकार से डिजाइन कर दिया है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत लोग देखे होंगे जो रईस होते हैं वो क्या करते हैं, वो मार्केट से जाते हैं आर्टिफिशियल चीज खरीद लेते हैं, लेकिन गांव में क्या होते हैं, गरीब लोग होते हैं तो उसको धीरे धीरे क्या करते हैं, बनाते हैं। लेकिन गांव की बनाई हुई चीज क्या होती है, ज्यादा चलती है लेकिन मार्केट की कम चलती है। तो ऐसे ही क्या है कि ये जो हमने बना दिया है, इसको अगर आप पढ़ेंगे तो क्या होगा, जो चीज आपको पढ़ना है वो हमने हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, अपने पीडीएफ में। तो इस प्रकार से हमारी पीडीएफ है जिसको हमने डिजाइन किया है अच्छी तरीके से, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कैसे याद होगा कैसे नहीं याद होगा, ये सब चीज आपको मिलेगा हमारे पीडीएफ में। तो आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं, देव जीके ट्रिक ऐप है, क्या पढ़ना है कुछ नहीं है, यहाँ पर देख सकते हैं सब कुछ आपको दे दिया है। ठीक है, तो पैसा लगाइए, मजा लीजिए इस पीडीएफ का। ठीक है, मात्र 99 रुपए में ये पीडीएफ है जिसमें
इसमें 725 MCQ भी हैं और कंप्लीट थ्योरी है। चाहे कुछ भी आप देखिए, सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, खसरा खतौनी यहाँ पर जो भी है सब कुछ मिल जाएगा हमारी PDF में, मात्र 99 में उपलब्ध है। हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो वहां से जुड़ सकते हैं। ठीक है, जिन्हें फ्री पढ़ना है तो फ्री पढ़ने वालों के लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है कि हम आपको यूट्यूब में फ्री पढ़ा रहे हैं और जो पढ़ा रहे हैं उसको ही पढ़ते रहेंगे तो आपका उद्धार हो जाएगा, है ना। लेकिन अच्छी तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ अगर आपको पढ़ना है और कम समय में रिविजन करना है तो आप हमारे PDF परचेज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए फिर आज की क्लास यहीं रखते हैं। सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। पसंद आता है तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली